गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 देखेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का क्लास 10th का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच इज़ रिलेटेड विद द लाइट। लाइट से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है सोर्स। तो सोर्स ऑफ लाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द लाइट इज़ गिवन आउट। ठीक है, तो सोर्स वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिससे कि लाइट बाहर आता है, निकलता है लाइट। ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ लाइट आर नेचुरल, मेनी अदर्स आर मैन मेड सोर्सेज। ठीक है, जैसे क्या कि कुछ नेचुरल सोर्सेज होते हैं जैसे कि सन, स्टार्स। कुछ मैन मेड सोर्सेज होते हैं जैसे क्या कि बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया। द सोर्सेज ऑफ लाइट आर टू काइंड्स, कुछ तो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं और कुछ नॉन ल्यूमिनस होते हैं। सेल्फ ल्यूमिनस वैसे लाइट्स होते हैं ना, वैसे सोर्सेस ऑफ लाइट होते हैं ना जो कि अपने ही लाइट अपने से पोजेस करते हैं। मतलब क्या कि उनसे ही लाइट खुद से बाहर निकलता है, वो खुद अपने ही लाइट पे शाइन करते हैं। जैसे कि सन हो गया, स्टार्स हो गया, लैम्प्स हो गया, कैंडल्स हो गया। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस वैसे लाइट होते हैं ना जो कि खुद वो लाइट पोजेस नहीं करते हैं, बल्कि वो किसी और एक्सटर्नल सोर्सेस के सोर्सेस ऑफ लाइट को स्कैटर्स करते हैं और उसकी वजह से वो शाइन करते हैं। जैसे कि मून हो गया, टेबल, चेयर, बुक, इन चीज़ों को हम तब देख पाते हैं जब लाइट हो। अगर मान लो कि सन, अगर हमारे सोलार सिस्टम में सन ही नहीं हो तो आपको मून भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मून जो है ना वो सन के लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है और उसी से वो दिखता है। ठीक है, और जैसे कि चेयर है, टेबल है, बुक है। सपोज़ आप आपके रूम की लाइट ऑफ कर दो और कोई भी सोर्सेस लाइट का नहीं होना चाहिए, और अब लाइट है ही नहीं आपके रूम में, और तब आप चेयर को, टेबल्स को, बेड को, किसी भी चीज़ को आप अपने रूम के देखना चाहोगे ना तो आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि मीडियम क्या होता है। सो मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच द लाइट प्रोपेगेट और ट्राइज टू डू सो। ठीक है, अगर मान लो कि मीडियम नहीं हो तो फिर लाइट प्रोपेगेट नहीं करेगा। जैसे क्या कि 3 तरह के मीडियम इसमें दिए गए हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड वन इज ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, वैसे मीडियम होते हैं ना जिससे कि लाइट इजीली प्रोपेगेट कर सकता है। जैसे क्या कि आप ग्लास का एक ग्लास ले लो, ठीक है, और उस ग्लास से आप टॉर्च जलाकर लाइट को पास कराओ तो आप देखोगे क्या कि जितने भी लाइट है ना उस ग्लास से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्ट जिससे कि पूरी लाइट बाहर आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सो द मीडियम थ्रू विच द लाइट प्रोपेगेट इजली इज नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, ग्लास आर ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब देखो ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है कि इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स पार्शियली, जैसे कि पेपर, ग्राउंड, ग्लास। ठीक है ना, जैसे क्या कि आप ग्राउंड, ग्लास, पेपर। देखो आप एक पेपर लो, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दो। ठीक है, ऑयल लगाने के बाद वो पेपर आपको थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा और आप तब उससे लाइट को पास कराओ तो आप देखोगे क्या कि कंप्लीटली पूरी तरह से लाइट पास नहीं होगा। कुछ लाइट तो पास हो जाएगा पर कुछ जो है ना वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और ओपेक ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट है, वैसा मीडियम है जिससे कि लाइट बिल्कुल ही पास नहीं करेगा, वो उससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये बुक है, अगर मैं इस पर टॉर्च जलाऊं तो यहाँ से लाइट इसको पेनिट्रेट करके बुक को नीचे नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, बल्कि ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो उसे वैसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि रे क्या होता है। तो देखिए, अ रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ अलॉन्ग विच द लाइट ट्रेवल्स। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है ना कि स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ अलॉन्ग विच द लाइट ट्रेवल्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो हेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो रे को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक तरफ से आपको उसका एंड पॉइंट दिखेगा, दूसरी तरफ उसका एरो हेड होगा। तो अ नंबर ऑफ रेज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बीम ऑफ लाइट। और बहुत सारे रेज है ना
मिल के क्या बन जाता है, नंबर ऑफ रेज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। बहुत सारे रेज मिलकर एक बीम हो जाता है लाइट का, ठीक है। अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ पेंसिल ऑफ लाइट, ठीक है। तो बहुत सारे जब रेज मिलेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बीम। और बहुत सारे जब बीम मिल जाएंगे ना तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंसिल ऑफ लाइट, ठीक है। तो पेंसिल ऑफ लाइट 3 तरह के हो सकते हैं, या तो कन्वर्जेंट पेंसिल होगा, या फिर डाइवर्जेंट होगा, या फिर पैरेलल पेंसिल्स होगा, ठीक है। तो कुछ सोर्सेस है जिससे कि लाइट डाइवर्जेंट लाइट आएगा, कहीं से कन्वर्जेंट लाइट आएगा और कहीं से पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कन्वर्जेंट पेंसिल क्या होता है। सो इट इज़ दैट इन विच द रेज ऑफ लाइट गो टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मान लो क्या कि ये हमारा एक कन्वर्जेंट सोर्स है लाइट का, तो यहाँ से अगर कोई लाइट निकलेगा ना तो ये सारे लाइट एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि जो भी विथ है ना पेंसिल का या रेज का, वो धीरे धीरे यहाँ पर देखो कितने चौड़ा है यह विथ, ये विथ धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और फाइनली एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, ठीक है। अब डाइवर्जेंट पेंसिल क्या होता है ना कि इट इज़ दैट इन विच द रेज ऑफ लाइट कम आउट ऑफ अ पॉइंट सोर्स एस। तो यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स एस से रेज ऑफ लाइट बाहर आएगा, ठीक है। एंड द विथ ऑफ द पेंसिल गोज ऑन इंक्रीजेज एज द रेज प्रोसीड फॉरवर्ड। और यहाँ पे देखो विथ है ना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो सब इसका विथ है ना डिक्रीज होके एक पॉइंट पे मिला, यहाँ से विथ इंक्रीज हो रहा है। मगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखोगे ना तो रेज ऑफ लाइट जो है ना वो इंक्रीज करता जाएगा इसका विथ, ठीक है। पैरेलल पेंसिल क्या होता है कि इट इज़ दैट पेंसिल इन विच ऑल द रेज मूव पैरेलल टू वन अनदर। जितने भी रेज है ना सब एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे। द विथ ऑफ द पैरेलल पेंसिल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। यहाँ पे देखो आपको हर जगह इसकी विथ बराबर ही मिलेगी, इसकी जो चौड़ाई है ना हर जगह इक्वल मिलेगा, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मान लो आप एक लाइट लो, ठीक है, टॉर्च लो, और टॉर्च को आप अपने बुक पे स्ट्राइक कराओ जलाकर, ठीक है। तो लाइट जो है ना टॉर्च से वो बाहर आएगा, बुक को स्ट्राइक करेगा और फिर वो उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा, उसी मीडियम में लौट जाएगा। अगर आप एक ग्लास स्लैब लोगे और उस पर लाइट को टॉर्च से लाइट को जलाओगे ना तो वो ग्लास स्लैब को पेनिट्रेट करके ग्लास स्लैब के अंदर लाइट चला जाएगा, क्योंकि ग्लास स्लैब इज़ नॉट एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम और स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वैसे सरफेस जो कि ओपेक हो उससे जब स्ट्राइक करता है ना लाइट, तो स्ट्राइक करने के बाद वो सेम ही मीडियम में, जैसे एयर में, एयर से हमने लाइट को ऐसे पास कराया तो वो मीडियम जाकर बुक पे स्ट्राइक किया और वापस वो एयर मीडियम में ही लौट जाएगा। So in reflection path of light ray changes without any change in the medium, ठीक है। तो बिना मीडियम के चेंज किए हुए लाइट रे जो है ना क्या होगा कि रिफ्लेक्शन पाथ ऑफ लाइट रे चेंजेस विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम। मीडियम के बिना चेंज किए हुए लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे क्या कि यहाँ से एक लाइट आया, मेटल ब्लॉक से स्ट्राइक किया, फिर वो एयर में चला गया रिफ्लेक्ट करके, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि सिल्वर जो है ना अगर हम किसी मेटल ब्लॉक को, ठीक है, या फिर कोई मिरर है उसको हम सिल्वर की कोटिंग कर दे उसके पीछे साइड, तो वो 98% लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक रेगुलर और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सपोज लाइट रेज को आप एक पॉलिश्ड सरफेस या फिर बहुत स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करा रहे हो जैसे कि मिरर, तो ये जो लाइट रेज है ना वो मिरर पे स्ट्राइक करके जितने भी इंसिडेंट रेज है ना, देखो यहाँ पे 3 इंसिडेंट रेज बना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इंसिडेंट रेज इस सरफेस को स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करके फिर वो सेम मीडियम में पैरेलली अगर आएगा तो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट बैक होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये तीनों इंसिडेंट रेज के इक्वल हो जाएंगे। तीनों जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज है ना उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या होता है ना कि इंसिडेंट रेज जब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और रिफ्लेक्टेड रे जब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी वही होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है, बट यहाँ पे पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट तो आया है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारे बीम्स ऑफ लाइट जो है ना वो पैरेलली नहीं जाएंगे, बल्कि वो स्कैटर्ड कर जाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसलिए जब हम कोई, जैसे कि ये वॉल है, उस पर अगर लाइट रेस फॉल होगा ना तो वो आपको पैरेलली नहीं जाएगा वॉल पे, क्योंकि वॉल का सरफेस बहुत स्मूथ नहीं है, वो रफ सरफेस है। तो सपोज एक लाइट रेज ऐसे आया, वो ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे आया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये सारे लाइट रेज है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गए हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है ना, आपको कहीं किसी भी डायरेक्शन से ये आपको दिखेगा, लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वन अनदर। जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ लिखा है। द रिफ्लेक्टेड लाइट गोज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। आप देख रहे हो फिगर से, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और सारे रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। द स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस विच लाइट सफर्स रेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अ मिरर। Irregular reflection, when the reflecting surface is rough, the parallel rays falling on it are reflected in different direction, ठीक है। तो जब ये रफ सरफेस होगा ना तो पैरेलल रे जो है ना रिफ्लेक्ट बैक होके अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। ये इधर से आया, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। यहाँ से ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट बैक होके इधर गया, ये इधर से आया, इधर गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे क्या कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने ये क्लास 7th में भी पढ़ा है, क्लास 8th में भी पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग थोड़ा जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो जो भी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तो दिख रहा है पर नॉर्मल नहीं दिख रहा है। तो नॉर्मल जो है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा प्लेन मिरर से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है प्लेन मिरर से। तो ये तीनों जो है ना रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल कोई रे नहीं होता है, ये बस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि प्लेन मिरर से 90 डिग्री के एंगल पे बनता है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा, ठीक है, समझ गए। तो ए बी एंड एन, ये ए ओ बी ओ एंड एन ओ, ये तीनों लाइन है वो एक ही प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ए ओ बी एंड ओ एन ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑफ अ पेपर। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नाइदर ऑफ द टू रेज और नॉर्मल गोज डाउन इनटू द पेपर एंड कम्स आउट ऑफ द पेपर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि पेपर पे लाइट जलाओ और दो रेज है ना उसके अंदर चला गया। सपोज ये ए ओ अगर इंसिडेंट है तो ओ भी जो है ना वो पेपर के नीचे चलाएगा, नहीं। ये अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो ए ओ भी एयर से पेपर पे स्ट्राइक किया, पेपर से फिर एयर में ही जाएगा। ऐसा नहीं कि ये ओ पेपर से, ए ओ एयर से पेपर पे स्ट्राइक किया और फिर ओ भी पेपर के अंदर चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या होता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इट इज़ द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल ऑफ द मिरर, जो मैंने आपको बताया। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल टू द मिरर, ठीक है। सो एंगल ए ओ एन इज आई, ठीक है। एंगल ए ओ एन इज योर एंगल आई, यहाँ पे ओ पॉइंट है, ठीक है। एंड एंगल एन ओ बी इज आवर आर, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So according to second law, angle R is equal to angle I, then angle I is equal to angle R, ठीक है। It means that if angle I is equal to 60 degree, angle R is also 60 degree, ठीक है। अगर एंगल I 30 डिग्री है तो R भी 30 डिग्री होना चाहिए, एंगल R, ठीक है।
So these laws of reflections are applicable to all the types of reflecting surfaces including the spherical mirrors. तो अभी तक हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा है कि प्लेन मिरर में कैसे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करते हैं प्लेन मिरर को, और रिफ्लेक्टेड रे जो कि प्लेन मिरर से स्ट्राइक करने के बाद कैसे उसी मीडियम में वापस चला जाता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड नॉर्मल्स एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये जो दो लॉज हैं, ठीक है, ये जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं ना, ये सभी लॉज है ना स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप कि इंसिडेंट रेज इन इज अलॉन्ग NO एंड रिफ्लेक्टेड इज ऑल्सो NO। अगर मान लो मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस इक्वल होगा, अगर मान लो कि कोई लाइट रेज नॉर्मली अगर किसी सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो फिर रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा, वो कैसे जाएगा। सो अगर कोई इंसिडेंट रेज नॉर्मली अगर किसी प्लेन सरफेस पर स्ट्राइक करेगा ना, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी नॉर्मली ही जाएगा, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज़ीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होगा उस केस में। यहाँ पे यही लिखा है, एंगल I इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एंगल R इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इट मीन्स दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द प्लेन मिरर रिट्रेसेस इट्स पार्ट्स ऑन इट्स रिफ्लेक्शन। सो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली आया है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो नॉर्मली ही चला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टर्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो सबसे पहले क्या क्या कैरेक्टर्स है। सो देखो, फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल, सच एन इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। देखो, आपको दो तरह के इमेजेस मिलते हैं, एक ऐसा इमेज जो कि आपको स्क्रीन पे मिल सकता है, और दूसरे ऐसे इमेजेस जो आपको स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, ठीक है। वो क्या होता है ना कि उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और वो आपको मतलब लगेगा कि वो मिरर के अंदर है, आपका इमेज जो है ना वो मिरर के अंदर बन रहा है, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये एक वर्चुअल इमेज है जिसमें हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं और वो मीट करता हुआ प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ इमेज बन रहा है, पर वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो एक इमेजिनरी थिंग होता है, इमेजिनरी इमेज होता है, वर्चुअल इमेज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। तो देखो, इमेज जो है ना प्लेन मिरर में हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। अगर आप इमेज मिरर के सामने खड़े हो जाओ, प्लेन मिरर के सामने, तो आपका हेड आपको हमेशा ऊपर ही दिखेगा और पैर हमेशा नीचे ही दिखेगा, ठीक है। सो और आप हमेशा सीधे ही खड़े रहोगे। तो वर्चुअल जो भी इमेज वर्चुअल होता है ना, वो हमेशा इरेक्ट होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, या फिर आप ध्यान रखना अभी से कि जो भी वर्चुअल इमेजेस है वो हमेशा इरेक्ट होंगे, और जो भी रियल इमेजेस है वो सारे इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। सो द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, दैट इज अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि मान लो क्या कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मैं नॉर्मल बनाना आपको सिखाऊंगी। प्लेन मिरर के केस में तो आपको पता है कि नॉर्मल कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर बना दो प्लेन मिरर से, तो जो रे परपेंडिकुलर हो जाएगा ना प्लेन मिरर के, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। और यहाँ पर देखो कि नॉर्मल इन कर्व सर्फेसेस, मान लो ये कर्व सर्फेस है, स्फेरिकल, सपोज ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर में आपको नॉर्मल बनाना है, तो यहाँ पर तो आप नॉर्मली परपेंडिकुलर बना देते थे प्लेन मिरर के, लेकिन ये तो प्लेन मिरर नहीं है, ये कर्व मिरर है। तो आप क्या करोगे ना कि हर एक पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे। टैंजेंट वैसा लाइन होता है ना जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे स्ट्राइक करे। तो मान लो ये वाला टैंजेंट है ना, डी पॉइंट पे सर्कल को स्ट्राइक किया, तो डी पॉइंट पे सर्कल को स्ट्राइक किया, और हमें पता है कि रेडियस से जब हम लोग रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टैंजेंट में, ठीक है, तो ये जो रेडियस से जो लाइन है ना वो टैंजेंट को स्ट्राइक करेगा, क्योंकि एक पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, डी पॉइंट पे टैंजेंट हमने ड्रॉ किया है, और सेंटर से अगर डी पॉइंट को मिलाओगे ना तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा हमें पढ़ना भी है, मैथ्स में आप पढ़ोगे ये चीज़ कि लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो, आप परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे टैंजेंट पे बन रहा है, इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे टैंजेंट
टेंजेंट जो है ना ये वाला, ये सी पॉइंट पे सर्कल को स्ट्राइक कर रहा है, और रेडियस से जब आप सी पॉइंट को मिलाओगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वैसे ही बी पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि टेंजेंट बी पॉइंट पे बनाए हैं हमने, और ए पॉइंट पे ही हमने टेंजेंट बनाया है इसका। तो जब आप इन सबको ज्वाइन कर दोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा ना कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये एक परफ्यूम का बॉटल है, ठीक है। आप इसको छोड़ो, पहले मैं सिंपल सा एक इमेज बनाऊंगी आपको दिखाने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से मैंने, आप कोई भी इमेज बनाना है अब हम लोग जो भी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे ना, प्लेन मिरर का, स्फेरिकल मिरर या फिर लेंसेस में, तो हम लोग दो रेज को लेते हैं। दो रेज इसलिए लेते हैं क्योंकि एक रे से आप इमेज को ड्रॉ कर नहीं सकते हो, और दो रेज से आप इजीली इमेज को ड्रॉ कर सकते हो, और आप उसको आराम से स्टडी भी कर सकते हो। वैसे तो आप हर एक पॉइंट पे बहुत सारे रेज मिलेंगे आपको, और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो कितने सारे रेज मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। तो आप इतने सारे रेज से इमेज बनाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम लोग मिनिमम दो रेज लेते हैं इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो ये एक प्लेन मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकला है। एक तो ये रेज जो कि मिरर को स्ट्राइक करके फिर वो अपने पाथ को रिट्रेस कर दिया है, क्योंकि ये नॉर्मली गया है तो नॉर्मली ही वापस चला आएगा। दूसरा रे जो है ना, वो इस एंगल पे स्ट्राइक किया है मिरर को, और फिर वो उसी एंगल से रिट्रेस कर जाएगा। मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऑल्सो इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो रेज मिले हैं। इन दोनों रेज को जब आप बाहर की तरफ एक्सटेंड करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो आपका इमेज जो है ना, वो ये वाला इमेज फॉर्मेशन होगा। तो एक्चुअली इमेज का फॉर्मेशन ये हो नहीं रहा है। हमने रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे मिला है ये दोनों पॉइंट, ठीक है। सो द इमेज ऑफ द साइज ऑफ द इमेज इज एन प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है ना, उतना ही बड़ा आपको इमेज दिखेगा, ठीक है। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मान लो क्या कि ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, आई मीन 10 सेंटीमीटर है। तो ये ऑब्जेक्ट और ये मिरर, आई मीन इमेज और ये मिरर का भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। अगर देखो, अगर आप अपना राइट हैंड ऊपर करोगे ना प्लेन मिरर के सामने, तो आपको लगेगा कि आपका लेफ्ट हैंड ऊपर है, ठीक है। ऐसे करके देखिए, आपको लगेगा आपका लेफ्ट हैंड ऊपर है। तो ये लैटरली इन्वर्टेड होता है इमेज, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये राइट साइड जो है ना, राइट हैंड, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के कैरेक्टर्स को देखा है, और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं प्लेन मिरर में और स्फेरिकल मिरर में, वो हमने सीखा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, और स्फेरिकल मिरर्स क्यों आया, क्या यूज़ है उसका, ठीक है, और उसके बारे में हर चीज़ पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जल्द ही हम लोग सोशल साइंस के भी वीडियो को अपलोड करेंगे। साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस के वीडियो को हम लोग लेकर आएंगे। सो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम वीडियोज़ को लाएँ आपके बीच में। थैंक यू सो मच।